साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो साहब, कल के वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था जीव विज्ञान है क्या, उत्पत्ति कैसे हुई, जीव विज्ञान का जनक कौन है। उत्पत्ति मैंने जैसे बताया था कि जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो बायोस और लोगोस करके दो शब्द है उनसे हुई। जीव विज्ञान अध्ययन किसका है, तो ये सजीवों का अध्ययन है, जीवन का अध्ययन है, जीवधारियों का अध्ययन है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बताया था। आज के वीडियो में हम लोग कल से आगे बात करेंगे, जिसमें जानेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसकी वजह भी है कि भैया कम से कम डेटा में आपको अच्छे से अच्छे फैक्ट मिल जाएं। आप 1 घंटे का वीडियो देखकर थोड़ा सा मटेरियल ले पा रहे हैं, थोड़े से टाइम का वीडियो देख के एक अच्छा मटेरियल ले पा रहे हैं, तो अच्छे मटेरियल के लिए बिल्कुल देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। और अच्छा लगे आपको यदि, तो मेरा काम भी कर दीजिए, अदरवाइज फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपन लोग चलते हैं। तो आज बात करेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं में, द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपको पता है जीव विज्ञान की 2 शाखाएं। देखो, जीव विज्ञान की भैया 2 शाखाएं, एक है जंतु विज्ञान, दूसरी है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया कि जंतु विज्ञान जो है और वनस्पति विज्ञान, पत्त विज्ञान, इसको आप इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, इसको आप जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, वैसे ये जून और लोगोस करके, ये जून और लोगोस करके जो वर्ड है उससे आया है, और ये आपका एक बोटेन या बॉस्किन वर्ड से आया हुआ है। ये वाली बात पूछी है एक बार सीटेट में। अच्छा, इसके जनक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। अरस्तु, इनकी पुस्तक जो है वो है हिस्टोरिया एनेमिलिया करके, एनेमिलिया करके। इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी थियोफ्रस्टस, यानी बॉटनी का जो जनक है वो थियोफ्रस्टस है, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आपको देखो कितने पॉइंट मिले कि बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं, एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जूलॉजी शब्द जो आया है वो लैटिन भाषा के जून प्लस लोगोस वर्ड से आया है, और वनस्पति जो शब्द है वो बॉस्किन या बोटेन शब्द से आया है। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है एक बार कि बॉस्किन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है भैया चरना। क्या होता है, इसका मतलब चरना होता है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रस्टस। हिस्टोरिया एनेमिलिया किसकी पुस्तक है, तो आपकी अरस्तु की, और हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, तो आपकी थियोफ्रस्टस की है। इन्होंने थियोफ्रस्टस ने अपनी इस किताब में सर्वप्रथम 500 प्लांट्स का वर्णन किया, और इन्होंने इसमें एनिमल्स का लगभग वर्णन किया। इसके साथ साथ हम लोग एक और ब्रांच पे बात करेंगे जिसका मतलब है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी करके, जिसे आप बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान करके, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आपको पता है, जैसे विज्ञान तो आपको पता था प्रकृति का अध्ययन था, जीव विज्ञान आपको पता सजीवों का अध्ययन रहा, जंतु विज्ञान आपने जीव जंतुओं का अध्ययन बता दिया, और स्टडी ऑफ प्लांट्स आपने बॉटनी कह दी। फिर ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो देखो जहाँ हम लोग सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं आप माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव बात आती है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ऐसे जीव
जिन्हें आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो वो होते हैं सूक्ष्मजीव। यानी इसका मतलब है इनको आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपकी होती है सूक्ष्मदर्शी की या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की। अच्छा, तो आपको क्या पता कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जाके पढ़ते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के जनक के बारे में आपसे पूछ लेगा साहब, तो आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के साथ जनक हैं वो हैं आपके ल्यूबोन हॉक करके, ल्यूबोन हॉक। अच्छा, इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो ल्यूबोन हॉक। लेकिन आपसे पूछे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी का कौन है, या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो इसका जनक है रॉबर्ट कोच करके, रॉबर्ट कोच। एक बार मैं पुनः सब बातें बता देता हूँ। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु की पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलिया। बोटनी शब्द बोटकीन से आया, जिसका मतलब है चरना। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवी बोले तो जैसे जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, वायरस। आगे जब हम लोग थोड़ा ये परिचय के बाद पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी भी बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाऊंगा, जिसमें लाभकारी हानिकारक जीवाणुओं की चर्चा करेंगे। वायरोलॉजी में विषाणु पर चर्चा करेंगे। आजकल चल रहा है कहर एक वायरस का, कोरोना, उसका भी आप पढ़ेंगे उसमें जाके। तो आपने क्या देखा, सूक्ष्म यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो ल्यूबोन हॉक। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, ल्यूबोन हॉक। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, लुई पास्चर। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच करके, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो सूक्ष्मदर्शी की जो रचना जो की है वो आपकी की है किसने, जेड जॉनसन ने, ठीक है, और एच जॉनसन ने। ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कई एक बार कि सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की रचना किसने की, तो आपकी जॉनसन ने और एच जॉनसन ने। लेकिन अगर पूछे इसे अच्छे से विकसित किसने किया, तो आपका नाम फिर ल्यूबोन हॉक का ही आ जाता है। किसका आ जाता है? ल्यूबोन हॉक का नाम आता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आगे करते हैं फिर थोड़ा सा। चलो सर, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया। जूलॉजी का जनक अरस्तु की पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलिया। वनस्पति का जनक थियोफ्रस्टस, उनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। वनस्पति शब्द किससे आया, बोस्किन, जिसका मतलब क्या होता है, चरना। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवियों का, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ वगैरह का। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, ल्यूबोन हॉक। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, लुई पास्चर। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी, तो कल देखो हम लोग लास्ट में, अगर जिन लोगों ने वीडियो कल वाला देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो जीव विज्ञान है वो साफ सजीवों का अध्ययन है। अब जो सजीवों का जो अध्ययन है, तो बात आती है ये सजीव किससे बने होते हैं,
तो आपको पता है अपने शरीर में क्या होता है, अंग है, यानी कह सकते हैं कि जो शरीर है वो किससे बना है, तो अंगों से बना है। अंग किससे बने हैं, अंग तंत्रों से मिलकर बने हैं। अंग तंत्र किससे मिलकर बने हैं, ऊतकों से मिलकर बने हैं। ऊतक किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, मतलब कोशा से मिलकर बने हैं। ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो सजीव है उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। इसको एक अलग हम लोग साइटोलॉजी करके, कोशिका का अध्ययन बोला जाता है साइटोलॉजी, जिसके जनक है रॉबर्ट हुक करके, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, कोशिका की खोज भी उन्होंने ही की। तो ठीक है, अभी हम लोग जो फिलहाल बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कल मैं जो बता रहा था पादप और जंतुओं के बारे में बता रहा था, पादप और जंतुओं के बारे में। अच्छा, पादपों में मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं उनमें निरंतर वृद्धि होती है, पौधे में निरंतर वृद्धि होती है। पौधे में जो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है वो आपका अनुपस्थित होता है। तारक काय जो होता है, तारक काय जो होता है वो भी आपका अनुपस्थित होता है। अच्छा, जो रसधानियाँ होती हैं, रसधानियाँ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन का निर्माण भी कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा कि देखो, जो पौधे होते हैं उनमें लगातार वृद्धि बनी रहती है, मतलब जब तक पौधों का जीवन होता है तब तक वो बढ़ते रहते हैं। लाइसोसोम, कल की वीडियो में मैंने बताया है कि लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर ही उपस्थित एक कोशिका अंग है, जिसकी खोज की थी आपकी किसने, डी डुबे ने खोज की थी। डुबे ने खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पुरस्कार। प्रश्न पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डुबे ने। और लाइसोसोम का कल एक उपनाम भी मैंने बताया हुआ था कि निम्न में से किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, द सुसाइड वेब ऑफ सेल किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो साहब इसको कहा जाता है। अच्छा, ये काम क्या करता है, तो देखो अपना जो शरीर है, अपन जैसे चीज़ें खाते हैं उसके बाद वो जितना भी उनमें से पोषक तत्व होते हैं वो ले लिए जाते हैं, बाद बाकी क्या होता है शरीर से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर हो जाता है। ऐसे ही कोशिका के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ बचते हैं तो उन व्यर्थ पदार्थों को ये मतलब भक्षण करता है जी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब ये काम करना बंद कर देता है तो पूरी सेल डेथ हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए साहब, अच्छा जंतुओं में आपको पता है जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जंतुओं में लाइसोसोम कोशिकाओं में उनके पाया जाता है, यकृत वगैरह में, ठीक है। तारक काय इनमें पाया जाता है, और तारक काय पाया ही नहीं जाता बल्कि कोश का विभाजन में मदद भी करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है, तो जी हाँ पाया जाता है, और केंद्रक के पास पाया जाता है जो आपका कोश का विभाजन में मदद करता है। रसदानियाँ फिलहाल यहाँ पे छोटी छोटी होती हैं। अच्छा, ये स्वपोषी होते हैं केवल किसको छोड़ के, केवल कवकों को छोड़कर, ठीक है। यानी कह सकते कवक अपना भोजन जो होता है वो स्वयं नहीं बना पाते। कोई पूछे ऐसे कौन से पौधे हैं जो भोजन नहीं बना पाते, तो कवक नहीं बना पाते। और जंतुओं की अगर मैं बात करूं तो जंतु जो होते हैं वो दूसरे पर आश्रित होते हैं आपके जंतु, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि पौधों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है पौधे की जो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें साग होते हैं लवक। क्या होते हैं, लवक, जिन्हें आप प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। और जो लवक होते हैं जब इनमें पाया जाता है साहब क्लोरोफिल। आपको पता है, मतलब कह सकते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और इन्हीं की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया में मदद भी करते हैं। प्रकाश मतलब पौधे जो भोजन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और उसमें ये करता क्या है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ये अवशोषित करते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल की अगर बात की जाए, क्लोरोफिल जो नाम है वो किसने दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्लोरोफिल नाम किसने दिया। तो क्लोरोफिल आपका जो नाम दिया गया है वो पी केवेंटू करके रहे, पी केवेंटू ने क्लोरोफिल नाम दिया है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल की जो रचना है वो किसने की है, तो बिल्स टेटर करके है उन्होंने की। और क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना जो है वो किसने दी है, तो क्लोरोफिल की जो रासायनिक संरचना दी है वो आपकी की है स्टॉल ने। किसने दी है, स्टॉल ने। अब देख रहे हैं आपको एक जगह किसी भी पुस्तक में इतने फैक्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या देखा कि पौधे जो होते हैं उनमें निरंतर वृद्धि होती है, पौधे की कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवेले की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारकाय पौधों में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाया जाता है और ये कोश का विभाजन में मदद करता है। पौधों की कोशिकाओं की रसदानियाँ बड़ी बड़ी होती है जबकि जंतुओं की छोटी होती हैं। पौधे स्वकोशी होते हैं और जंतु परपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं, तो जंतु आपके परपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं, परपोषी। जंतु परपोषी होते हैं केवल किसको, यूग्लिना को छोड़कर। ये भी बात कल के वीडियो में मैंने बता दी थी कि और यहाँ पे कवक भोजन नहीं बनाते। फिर कवकों से मैंने कल मैंने आपसे बता दिया था, जैसे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी करके कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और जो कवक होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती क्योंकि उनमें लवक नहीं होते साहब, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। अन्य पौधों की किसकी बनी होती है, तो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। और आपसे देखो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट थे कि जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। एक ये भी पॉइंट आ चुका है क्लोरोफिल का कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपका मैग्नीशियम आवश्यक है। क्लोरोफिल नाम किसने दिया, तो क्लोरोफिल नाम पी केवेंटू ने दिया। क्लोरोफिल की अगर केवल रचना पूछे तो बिल्स टेटर ने दी है, बिल्स टेटर ने किया है। क्लोरोफिल की रचना किसने की है, बिल्स टेटर ने की है। और क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना किसने की है, तो वो स्टॉल करके वैज्ञानिक रहे, स्टॉल उन्होंने दी है, ठीक। तो इससे फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा दो। देखो साहब, आपने कल के और आज तक के वीडियो में इतना जाना है जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, और एक ही दोनों वीडियो मिला के लगभग में आपके 200-250 से ऊपर ही फैक्ट बनाए होंगे। ऐसे फैक्ट जो हर एक बुक में मिलेंगे भी नहीं आपको और हमेशा एग्जाम में हमें आते ही रहते हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे हमेशा इसी जीव विज्ञान में यही आता रहा है कि जीवन क्या है, तो आज जीवन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जीवन, लाइफ। अच्छा, आपको जैसे अगर मैं जीवन की परिभाषा देना चाहूँ तो इतने सरल तो है नहीं कि जीवन की परिभाषा दे दूँ। देखो, सजीवों के शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं जैसे श्वसन है, प्रजनन है, पोषण है, गमन है, इन सभी क्रियाओं का जो प्रदर्शन है वही आपका जीवन है।
ऐसे कह सकते जीवन अमूर्त है, केवल इसका अनुभव कर सकते हैं। तो क्या देखा कि जीवन जो है वो अमूर्त है, इसका केवल क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। और सजीवों के शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं इनको, इनका जो अनुभव है उसी को आप लोग क्या कह रहे हैं, उसी को आप लोग जीवन कह रहे हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं लिनस पॉलिंग करके, लिनस पॉलिंग करके ये वैज्ञानिक हुए। इन्होंने जीवन के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो लिनस पॉलिंग ने कहा कि वो जीवन जो है वो अणुओं के सहयोग का परिमाण है। इन्होंने बताया कि जो जीवन जो है वो अणुओं के सहयोग का परिणाम है। ये बात इन्होंने कही है। इसको मैं और अच्छे से बताऊं, कल आपके वीडियो में मैंने बताया था, केमिस्ट्री वाले में मैंने बताया था, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सजीव है उनका जो शरीर निर्माण है वो कहीं ना कहीं कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर हुआ है। जैसे वो तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, हम इन सभी पॉइंटों पर भी चर्चा अच्छे से करेंगे। तो लिनस पॉलिंग ने बताया कि ये कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक जो तत्व हैं वो मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक द्रव्य बनाते हैं, घोल बनाते हैं, जिसे आप लोग जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी आप लोगों ने क्या देखा कि लिनस पॉलिंग ने बताया कि जीवन अणुओं के सहयोग का परिणाम है, अर्थात शरीर कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों से मिलकर बना है जब ये एक निश्चित अनुपात में मिलती है। एक वैज्ञानिक हुए पुरकिंजी, जिन्होंने इस जीव द्रव्य की खोज की थी। अभी मैंने आपको बताया था क्रम से कि जो सजीव होते हैं उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। इस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, तो पुरकिंजी ने बताया कि कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ, यानी कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य, ये बात इन्होंने कही। एक हक्सले करके वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसे जीवन का आधार कहा, जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा। और एक बोन पॉल करके वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसका राशन मतलब कोशिका विभाजन में, कोशिका में महत्व कह सकते हैं, में महत्व बताया। तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा, एक जगह पूछा गया है कि जीव द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, तो कोलाइडी प्रकृति होती है, कोलाइडी प्रकृति। आपने क्या देखा, जीवन का केवल आप अनुभव कर सकते हैं, अमूर्त है। सजीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसका चलना, सांस लेना, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सब का जो आप अनुभव कर रहे हैं वही जीवन है। और ये कैसे बना,
तो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना है जब वो एक निश्चित अनुपात में मिले। इसको लिनस पॉलिंग ने भी कहा है। तो जो जीव कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ है अर्थात जीव द्रव्य, इसे ही जीवन का आधार माना, मतलब यही एक जीवन, क्योंकि वो सब चीज वो जो मिलकर बना है वो कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों से मिलकर बना है। प्रश्न अपने क्या बनते हैं, पूछेगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे ने। खोज किसने की है, तो पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा है, तो हक्सले ने। जीव द्रव्य का कोशिका में महत्व किसने बताया है, बोनपॉल ने। जीव द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी प्रकृति होती है। एक बात और पूछी गई है यहाँ से कि जीव द्रव्य में जल कितना होता है, तो जीव द्रव्य में 90% जल होता है। प्लाज्मा में भी 90% जल होता है। इसके साथ साथ पूछेगा कि जीव द्रव्य में प्रोटीन कितनी होती है, तो 7% होती है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, हाइड्रेट कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है वो 2% होता है। क्या क्या प्रश्न, देखो एक बार मैं पुनः बता देता हूं। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की। जीव द्रव्य को जीवन का आधार हक्सले ने कहा। कोशिका में महत्व जीव द्रव्य का बोनपॉल ने बताया। जीव द्रव्य की प्रकृति कोलाइडी होती है। जीव द्रव्य में जल 90% पाया जाता है। जीव द्रव्य में प्रोटीन 7% होता है। कार्बोहाइड्रेट 2% पाई जाती है। ये चीजें, इसे आगे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से एक एक प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले हम लोगों को ईंधन के रूप में, जैसे अगर पूछे तो अपना जो शरीर है वो ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मीठा होता है, तो आपका फ्रक्टोज होता है। प्रोटीन से रोग पूछे तो मरेमस और क्वासिक्योरर करके रोग होता है। वसा ऑक्सीटी मोटापा रोग करता है। और अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं। इनके रासायनिक नाम भी पूछता है। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए आरएनए वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे चलते थोड़ा सा और। तो अभी आपने देखा कि जीवन क्या है, तो जीवन अमूर्त है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों से मिलकर बना है, अर्थात जीवन अणुओं के संयोग का परिणाम है। जो जीवन का आधार है वो जीव द्रव्य है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। कोशिका में उसका महत्व बोनपॉल ने बताया। जीवन का आधार उसे हक्सले ने कहा। जीव द्रव्य में जल 90% पाया जाता है। प्रोटीन 7% होता है। कार्बोहाइड्रेट 2% होता है। अच्छा, इंसान पर वृद्धि कैसे आती है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, जीर्णता, एजिंग करके इसको बोलते हैं, एजिंग, जीर्णता या एजिंग। आपको पता है अपना शरीर अभी भी मैंने बताया था कि अंगों से, ऊतकों से और कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जीवन के साथ साथ क्या होता है, इनमें क्षति होने लगती है, हानि होने लगती है। तो कह सकते हैं कि जीवन के साथ साथ अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं में होने वाली क्षति या हानि को आप जीर्णता कहते हैं। और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे वैसे ही जीर्णता ज्यादा होती है। तो आपसे एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीरोंटोलॉजी करके कहलाता है। जीरोंटोलॉजी करके कहलाता है। ये चीजें हैं। अभी तक आपने देखो क्या देखा है साइंस में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान क्या है, उसकी शाखाएं, उसके बाद बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साथ ही साथ आपने जीवन क्या है। तो केवल एक सोचने वाली बात थी
कि कार्बनिक और अकार्बनिक चीज़ों से बना है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो जीव द्रव्य है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो पदार्थ है, वही जीवन का आधार है, जिसके बारे में पुरकिंजे ने, हक्सले ने और बोनपॉल ने बताया। अभी मैंने वीडियो में डिस्कस किया उसको। तो ये फैक्ट हैं आपके। कल के वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो करूँगा सजीवों के गुणों की, कि आखिरकार सजीवों में ऐसे कौन से गुण होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें सजीव कह सकते हैं। फिर सजीवों की उत्पत्ति पे बात करेंगे, जिसमें कुछ एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आज के लिए आपका इतना। आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है 1-2 बार उसको देखिए, फैक्ट नोट करिए, रिवाइज करिए। ऐसे फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे कहीं। उसके बाद आप उस टॉपिक को लगाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए। यकीन मानिए, वीडियो एक बार देखने के बाद आपका इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो मेरा काम है, मैंने कर दिया, आपका काम है आप कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।